अब हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ जो है एक्चुअली में जो रिलेटेड है, हेनरी लॉ इज रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड से रिलेटेड है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने क्या कहा? वो कहा क्या कि मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड यहाँ पे डाला हुआ है, लिखा हुआ है। तो अगर लिक्विड कुछ लिक्विड है और ये क्लोज कंटेनर में है, इस तरह से बंद है मान लीजिए इसमें, तो और मान लीजिए यहाँ पे इनलेट है, इसके थ्रू जो है हम इसमें गैस इसके अंदर भर सकते हैं। तो इसके अंदर जो गैस भरेंगे तो ये गैस जो है इसमें डिसॉल्व होगा, गैस इसमें इस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तो उसने इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में उसने क्या कहा? हेनरी लॉ ने क्या कहा? हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे गैस है और ये लिक्विड है, तो हेनरी लॉ states that the partial pressure of gas over the liquid, यानी that means in the gaseous phase, in gas phase partial pressure of a gas, इस गैस का partial pressure of gas over the liquid के ऊपर उसने कहा ऐसा कि partial pressure of gas over the liquid is directly proportional to the mole fraction of gas in the liquid। उसने ऐसा कहा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दैट लिक्विड। इस गैस का इस लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पर हियर क्या है, यहाँ पर हियर P जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पे X क्या है, तो X है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in the liquid, तो यही P is directly proportional to X और P equal to KH into X। यहां पर KH को हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। Here KH is called हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ KH इज जनरली बार में लिया जाता है, बार, या फिर पास्कल भी ले सकते हैं, पास्कल, या फिर ATM, इस सब में लिया जाता है। चूंकि वो प्रेशर, चूंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो KH का यूनिट क्या होगा, इस प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा। तो KH का यूनिट जो होता है प्रेशर के यूनिट के इक्वल होता है, तो इसको याद रखना है। हेनरी लॉ। अलग अलग गैसों के लिए KH की वैल्यू जो होती है, KH की वैल्यू वो अलग अलग होता है। तो उस यहाँ पर कुछ हमने बुक से ही मैंने कुछ यहाँ पर KH की वैल्यू नोट किया है। हम यहाँ पर इस टेबल के मदद से हम ये समझाना चाहते हैं कि एट ए गिवन प्रेशर, चूंकि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो गिवन प्रेशर पे ये जो है जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द सॉल्युबिलिटी, सॉरी लोअर इज द सॉल्युबिलिटी।
क्योंकि P मेरा जो है कांस्टेंट है, P मेरा कांस्टेंट है, तो KH की वैल्यू जितना ज्यादा मेरा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा, क्योंकि P एट ए गिवन प्रेशर की बात बोल रहे हैं, एट ए गिवन प्रेशर P अगर मेरा कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हाइयर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे अगर हीलियम का देखिए आप 293 केल्विन टेम्परेचर पे हीलियम का KH की वैल्यू है 144.97 किलो बार, और हाइड्रोजन का है 293 टेम्परेचर पे ही 69.10। तो देख रहे हैं इसका KH की वैल्यू, हीलियम का KH की वैल्यू देख रहे हैं बहुत ज्यादा है इससे हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब है कि अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करूं तो एट ए गिवन प्रेशर पे हीलियम कम घुलेगा और हाइड्रोजन जो है ज्यादा घुलेगा। तो ये बात को याद रखना है कि हाइयर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। अगर मैं कंपेयर करूं, मान लीजिए कि मैं इस नाइट्रोजन का ले रहा हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सेम टेम्परेचर पे, तो यहां पर देखिए सेम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब देख रहे हैं 293 पे, तो नाइट्रोजन का जो KH की वैल्यू ज्यादा है और ऑक्सीजन की KH की वैल्यू कम है। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं KH फॉर नाइट्रोजन ग्रेटर देन KH ऑफ O2, तो नाइट्रोजन का KH की वैल्यू ज्यादा है और ऑक्सीजन की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है, लिक्विड में नाइट्रोजन कम घुलेगा और ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा। जिसकी KH की वैल्यू कम होती है वो ज्यादा घुलता है, जिसका KH की वैल्यू ज्यादा होता है वो कम घुलेगा, और जिसका KH की वैल्यू कम होगा वो ज्यादा घुलेगा। हाइयर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। यही बात को याद रखना है। ओके, यानी कि इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल in liquid than N2, क्योंकि N2 की KH की वैल्यू ज्यादा है ऑक्सीजन से, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा और नाइट्रोजन कम घुलेगा। यहाँ पे देखिए हेनरी लॉ पर ही बेस्ड, हेनरी लॉ जो अभी अभी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल 2.4 है। यहाँ पे लिखा हुआ इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर नाइट्रोजन गैस को वाटर में घुलाया जा रहा है तो हमें कैलकुलेट करना है कि 1 लीटर वाटर में कितना नाइट्रोजन गैस के मिलीमोल्स जो हैं डिसॉल्व होंगे एट 293 केल्विन, और नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है जिस पे उस गैस को घुलाया जा रहा है, नाइट्रोजन एक्सर्ट से पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, और नाइट्रोजन का KH की वैल्यू भी जो है वो दी हुई है 76.48 किलो बार। याद रखना यहाँ किलो बार लिखा हुआ है, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना हो। तो चूंकि हमको पता लगाना है कि नाइट्रोजन का कितना मिलीमोल्स वाटर में डिसॉल्व होगा, तो हमको हेनरी लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हेनरी लॉ में क्या होता है कि P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो X इक्वल टू क्या होगा P/KH। अब यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो देखिए P की भी वैल्यू दी हुई है, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन एक्सर्ट से पार्शियल प्रेशर कितना 0.987 बार, ठीक है। याद रखिए ये जो लिखा हुआ 0.987 बार वो 1 ATM की इक्वल होता है, 1 ATM इक्वल टू दिस मच बार, और KH की वैल्यू यहाँ पे किलो बार में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 76.48 इंटू 10⁻³ किलो को
हटाने के लिए बाद में, तो 10/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके देखेंगे तो आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब चूंकि क्या है, ये मोल फ्रैक्शन, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो मोल फ्रैक्शन निकल गया। आप देखिए नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, मोल्स हमको मालूम करना है, नाइट्रोजन कितने मिली मोल्स उस वाटर में डिजॉल्व है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इस मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन जो है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें देखिए मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन अगर ले हम, मोल फ्रैक्शन ये किसका है, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का है, याद रखना है, नाइट्रोजन गैस का है, ये मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन गैस का है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और प्लस करके मोल्स ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पे वाटर का मोल्स रख दें, और ये चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, तो हम इसका जो है मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसके पहले हम एक क्वेश्चन भेजे थे जिसमें कि हमने पूछा था कि वाटर का जो मोल फ्रैक्शन होता है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वाटर का, वो कितना होता है। तो आप लोगों ने कुछ उसका आंसर भी हमको लिख करके भेजा था और वो सही था। तो उसमें देखिए यहाँ पर कितना पानी लिया गया, 1 लीटर, 1 लीटर वाटर। तो चूंकि हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर का वजन जो होता है, चूंकि वाटर की डेंसिटी 1 मानी जाती है, 1 ग्राम पर सीसी, तो ये 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आप चूंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो हमको मालूम है कि 18 होता है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, n का मान 1000/18, जो कि कैलकुलेट करने से आता है 55.55। तो अभी यहाँ पर हम रख देंगे। तो चूंकि देखिए कि इसका मान जो देख रहे हैं कितना कम है, 10⁻⁵ है, तो इस कारण से हम यहाँ पर इसको इग्नोर कर देंगे। ये लगभग हम लिख देंगे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये बहुत ही अमाउंट में कम होगा, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तो अब मैं अगर इसको निकालूं तो क्या करूंगा, दिस इंटू दिस, सो देयरफॉर n2 मोल्स ऑफ n2 इक्वल टू n, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ n2 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर यानी n वाटर, ठीक है ना। क्योंकि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, सो देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब यहां से मैं इसका मान रख दे रहा हूं 1.29 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 55.55। अब चूंकि ये जो मान आएगा वो किस में आएगा, मोल्स में, लेकिन हमको निकालना क्या है, मिली मोल्स। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.55 इंटू 10⁻3। तो ये अब मेरा क्या हो जाएगा, मिली मोल्स, मिली मोल्स। और इसको कैलकुलेट आप कर लोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0.716 मिली मोल्स। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आप बार बार इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। अब ये देखो, ये इंटैक्स का क्वेश्चन नंबर 2.6 है। इसमें लिखा गया कि H2S गैस जो है टॉक्सिक गैस है जिसका यूज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी किसी का क्या मात्रा है उसको जानने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 मीटर, सॉरी मोलैलिटी, स्मॉल m मोलैलिटी का यूनिट है यहाँ पर, उसकी सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है STP पर
0.195 स्मॉल एम। तो कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हमको हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर H2S गैस। तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि STP का मतलब क्या होता है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको फुल फॉर्म में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ा जाता है। तो इस पे एट STP पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर P पार्शियल प्रेशर जो H2S गैस का होगा वो याद रखिए 0.987 बार के बराबर होता है। ये तो P का मान मालूम हो गया, चूंकि STP लिखा हुआ है इसलिए P का मान 1 atm होता है। 1 atm जो होता है 0.987 बार के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पर फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर यूनिट जरा देखिए सॉल्युबिलिटी क्या लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है 0.195 स्मॉल एम मोलैलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं डेफिनेशन जब मोलैलिटी का पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैं क्लियर कर दिया था कि मोलैलिटी स्मॉल एम का जो है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि 1 केजी सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट का 0.195 मोल्स डिजॉल्व है। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी इतना मीन्स इन 1 kg सॉल्वेंट 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? H2S इट डिसॉल्व। तो यहाँ पे H2S का तो मोल्स हमको मालूम है कि इसका मोल्स कितना है, लेकिन वाटर का अब देखिए 1 kg सॉल्वेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर का, तो वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वाटर का जो हम निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर, तो हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं 1 kg का मतलब कितना हुआ 1000 ग्राम और इसका मोलर मास 80, तो वो कितना हो जाएगा 55.55। तो अब हम x का मान निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? गैस का। याद रखना है गैस का। हेनरी लॉ लगा रहे हैं। हेनरी लॉ में क्या है ये P = KH × X। तो जिस गैस मेरा सॉल्यूट का काम कर रहा है उसी का पार्शियल प्रेशर है, उसी का मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे लिखना है कि मोल्स ऑफ H2S अपॉन में मोल्स ऑफ H2S और प्लस में मोल्स ऑफ वाटर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे तो लगभग हो जाएगा NH2S अपॉन में N वाटर। तो हम यहाँ पे इसका मोल्स तो H2S का मोल्स तो मालूम ही है कितना है 0.195 और मोल वाटर का जो है वो कितना हमने मोल्स निकाला 55.55। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आता है 0.0035 इतना के लगभग। ओके, तो अब जो है, अब चूंकि इसी फॉर्मूले से आप देख लीजिए यहाँ पर P बराबर क्या होता है KH × X। तो KH बराबर क्या होगा P/H। अब P का मान पार्शियल प्रेशर कितना है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का मान लिखा हुआ है 0.987 और हमने X का मान कितना निकाला 0.0035। इसी को आप कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने पे ये लगभग 282 बार के बराबर आएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। STP का मतलब प्रेशर होता है 0.987 बार और चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इतना स्मॉल m, तो इसका मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में कौन है वाटर है, तो उसमें 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो H2S गैस घुला हुआ है। तो एंड वाटर हम निकालने के लिए 1 kg मतलब 1000 ग्राम बाई 18 करके निकाल लेंगे, फिर उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले पे रख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स का ही 2.7 है।
इसमें हमारा CO2 गैस का जो है वो KH दिया हुआ है इतना पास्कल at 298 Kelvin. तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 milliliter of soda water packed under the 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. उसमें सोडा वाटर का जो 500 ml का बॉटल है उस बॉटल में CO2 की कितनी क्वांटिटी उसमें डिजॉल्व है ये मुझे मालूम करना है, जबकि उसमें जो CO2 गैस जो डिजॉल्व किया गया है वो कितना प्रेशर पे डिजॉल्व किया गया 2.5 atm। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ ये पास्कल में दिया हुआ है, KH की वैल्यू पास्कल है और यहाँ पे atm है, तो आपको चेंज करना होगा। तो थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर यहाँ पर देख लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 P बराबर, तो यहाँ पर है 2.5 atm, तो इसको चेंज कर लीजिए 2.5 इंटू 1.01325 ऐसे होता है और 25 होता है, छोड़िए 10 to the power 5 पास्कल। इसको इस तरह से पास्कल में बदलिए, इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एटीएम में इतना पास्कल होता है तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पी की वैल्यू तो यहाँ से मालूम है, अब KH की भी वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, तो देखिए इसे हम क्या करेंगे हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू क्या KH इंटू एक्स, तो सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू P बाई KH। तो हम यहाँ से क्या करेंगे P की वैल्यू यहाँ पहले रख 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 to the power 5 और अपॉन में KH की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 1.67 इंटू 10 to the power 8। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पे इसका मान जो आता है वो आ रहा है 0.0015 इतना आ रहा है, ठीक है। ओके, x निकल गया। अब देखिए x की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पर देखिए वाटर, यहाँ पर देखिए कितना है वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर, कितना सोडा वाटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर 500 ml है। अब चूंकि सोडा वाटर में CO2 की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होता है, बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि जो मेन है उसमें तो वो तो वाटर ही है, तो वाटर है तो लगभग इसको हम वाटर का ही मान करके हम यहाँ पर लगभग मान लेंगे मास ऑफ वाटर 500 ग्राम। क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा बहुत कम होगा, तो जो कुछ है वाटर है, तो वाटर का मालूम है ना कि 1 ml का मास जो होता है 1 ग्राम के बराबर होता है, तो 500 ml का मास कितना होगा 500 ग्राम के बराबर होगा। तो मास ऑफ वाटर मालूम हो गया, तो हम यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। और इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, गिवन मास बाय मोलर मास। अब बाय डेफिनेशन अगर हम देखें यहाँ से, तो अब यहाँ से देखिए सो देयरफॉर x बराबर क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन किसका हम ले रहे हैं CO2 का, तो यहाँ लिखेंगे NCO2 बाय NCO2 प्लस N वाटर। अब चूंकि N जो है यहाँ पर CO2 की मात्रा क्या है बहुत ही कम है, तो इसको लगभग हम लोग लिख देंगे NCO2 बाय N वाटर। तो सो देयरफॉर NCO2 फाइंड आउट करने के लिए, NCO2 फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं दिस इंटू दिस कर दूंगा, x इंटू N वाटर। तो x की वैल्यू हम कितना निकालें 0.0015 और वाटर कितना है 500/18, तो इतना मेरा क्या हो गया मोल्स हो गया, ये मेरा इतने मोल्स हो गए। ओके, तो अब अगर अमाउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ CO2, तो याद होगा कि मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके मोल्स को, मोल्स ऑफ CO2 को हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास।
क्योंकि आप लोग को याद होगा कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास निकालने के लिए दिस इंटू दिस हो जाएगा कि नहीं, दिस इंटू दिस करेंगे तो गिवन मास हो जाएगा हमको। तो यहाँ पे आ गया 44 इंटू में कितना है, यहाँ से मोलर मास तो सॉरी मोल्स ऑफ CO2 पहले लिखें। मोल्स ऑफ CO2 कितना निकला है, ये वाला मोल्स ऑफ CO2, यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 है तो 0.0015 इंटू 500/18 इंटू 44। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका ये आ जाएगा 1.85 ग्राम। ये आंसर होगा। नोट्स को साथ में आप वीडियो को थोड़ा देखिए, नोट्स को सामने रख करके वीडियो को देखिए तो आपको बहुत ही क्लियर सब समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हेनरी पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक।